नमस्कार। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको प्रकृति के करीब लेकर जाते हैं। प्रकृति मानव व्यक्तित्व के सृजनात्मक पहलू को बढ़ावा देने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करती है, जो कि किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति हमें गोवर्धन की पूजा करना सिखाती है, गाय को माता कहना सिखाती है, परंतु कुछ मानव कृत्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें प्रमुख है प्लास्टिक। जी हाँ, वही प्लास्टिक जिसका बना रिमोट इस वक्त आपके हाथों में है, वही प्लास्टिक जिसकी बनी कुर्सी पर इस वक्त आप लोग बैठे हैं। वो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है और हमें उसका मुकाबला किस तरह करना चाहिए, आज इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध प्लास्टिक प्रबंधन विशेषज्ञ मिस्टर इम्तियाज़ अली और वैज्ञानिक शिखा श्रीवास्तव मैडम। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं इम्तियाज़ जी के साथ। सर, मेरा ये मानना है कि इतने वर्षों में जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसे इतना तो पता है कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, परंतु फिर भी ये प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से हम इसे पूरी तरह हटा ही नहीं पा रहे हैं? देखिए, प्लास्टिक के बारे में ये कहा जाता है कि आज के समय की ये मूल आवश्यकता है जी। अगर हम बात करें कि एक युग जो था वो लौह युग था, ताम्र युग आया, अगर आज के युग को प्लास्टिक युग कहें तो इससे गलत नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक हमारे जीवन में इतना रच बस गया है कि जब हमारी सुबह की शुरुआत होती है तो हम टूथब्रश से उसकी शुरुआत करते हैं। और जैसा भी आपने कहा कि आपके हाथ में रिमोट भी प्लास्टिक का है, आपके जिस चेयर पर बैठे हैं वही प्लास्टिक के, जो हम ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं वो भी प्लास्टिक का है, और कितने कपड़े 40% ऐसे हैं जो कि प्लास्टिक से बन रहे हैं। तो प्लास्टिक के बगैर आज के जीवन की परिकल्पना करना जो है बड़ी मुश्किल है, लेकिन प्लास्टिक हमारे जीवन का एक अंग बना है, तो इसका व्यवस्थित तौर पे प्रबंधन करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्लास्टिक क्या है, बहुत ही आसानी के साथ हमको उपलब्ध हो जाता है। यदि आप घर से कैरी बैग लेकर जाएंगे कपड़े का थैला, तो उसको लाने ले जाने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है या उसको हैंडलिंग करने के अंदर परेशानी होती है। लेकिन जब बाजार में आप जाते हैं तो आपको रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये के अंदर पतली पॉलीथीन मिल जाती है, तो बहुत ही हमें वो सुविधाजनक होती है। तो प्लास्टिक एक तरह से सुविधाजनक है, और सुविधाजनक होने के ही कारण ये इतना ज़्यादा हमारे जीवन पे इसका असर पड़ा है। और आज हर जगह, चाहे वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्रीज़ हो, हर क्षेत्र के अंदर प्लास्टिक आ गया है, और प्लास्टिक के बगैर जीवन की परिकल्पना करना नामुमकिन है। जी, मेडिकल इंडस्ट्री के ऊपर आपने बातचीत करी। हमने देखा कोरोना वायरस का इतना बड़ा पैंडेमिक आया था, जिसमें लोगों ने मास्क का उपयोग करना ज़्यादा कर दिया था। हमने देखा कि लोग ग्लव्स बहुत पहनने लग गए थे, लोग मास्क फेंक देते थे, मास्क में भी प्लास्टिक का उपयोग होता था। तो ये पर्यावरण को किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है और उसका प्रबंधन किस तरह करना चाहिए? देखिए, जो कोविड का जो एक पीरियड हमने सबने देखा है, इसमें जो मास्क का उपयोग हुआ है, तो वोवन वेग के बने मास्क बहुत ज़्यादा उपयोग किए गए। इसके अंदर लगभग 98% प्लास्टिक होता है। इसके अलावा जो ग्लव्स हमने यूज़ किए वो भी प्लास्टिक के ही थे, क्योंकि उस समय पे दूसरी इंडस्ट्रीज़ बंद थी, और प्लास्टिक के मास्क या प्लास्टिक ग्लव्स जो थे बहुत आसानी से हमें उपलब्ध हो रहे थे, और हमारे पास उसका एक स्टॉक भी था। लेकिन ये प्लास्टिक के इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर मास्क का और ग्लव्स का उपयोग हुआ है, यहाँ तक कि एप्रॉन का भी यूज़ हुआ है, और ये सभी प्लास्टिक के थे। तो विभिन्न नगरीय निकायों ने, हमारे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, इन्होंने उस पूरे प्लास्टिक को बायोमेडिकल वेस्ट के साथ इसको कलेक्ट किया और उसका साइंटिफिक डिस्पोजल किया। हमने इस पूरे प्लास्टिक के जो मास्क थे, ग्लव्स थे, इनको कलेक्ट करके इससे हमने इको फ्रेंडली ब्रिक बनाई है। हमने इसकी ब्रिक बनाई है, इसका साइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल किया है, इसको शेडिंग करके इसका रोड कंस्ट्रक्शंस के अंदर इस्तेमाल किया है। तो कहीं भी हमने इस प्लास्टिक को ज़मीन में गाड़ा नहीं है, ज़मीन में फेंका नहीं है, या इसको जलाया नहीं है। हमने इसका व्यवस्थित कलेक्शन किया है, और कलेक्शन करके इसका साइंटिफिक डिस्पोजल किया है, जिससे कि प्लास्टिक 100% समाप्त हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हैपेटिक के समय पे जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है वो कहीं ना कहीं फेंका गया है, वो 100% प्लास्टिक का जो है उपयोग किया गया, मतलब एक तरीके से रिसाइकल हो गया। बिल्कुल रिसाइकल। मैं एक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से जानना चाहूँगा शिखा मैडम आपसे कि प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान किस तरह पहुँचाता है? प्लास्टिक विभिन्न तरीक़ों से नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण को, जिसमें से सबसे यदि हम ऊपर देखें तो ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा। जी जी, तो ग्लोबल वार्मिंग में प्लास्टिक जो है वो बहुत अहम भूमिका इस समय निभा रहा है। साथ ही साथ
जो बायोडाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, जो जीव जंतु हैं उन्हें ये काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। और जो फूड चेन जैसे हम कहते हैं वहाँ पर अब इसकी जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है जी। प्लस जब प्लास्टिक जैसे हम कभी फेंक देते हैं, हमने देखा कि हम सड़कों पे चलते हैं, पॉलीथिन्स में सामान लेते हैं, फेंक देते हैं, तो चूंकि पॉलीथिन जो है वो पॉलीमर होता है कार्बन कंपाउंड्स का जी। तो जब भी हीट रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है तो ये ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करता है जी। तो जब ये गैसेस इससे निकलती हैं तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है जी। और इससे काफ़ी सारे जो हैं पॉइजनस सब्सटेंसेस निकलते हैं काफ़ी। मैडम मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग है क्या, मतलब क्या तापमान बढ़ता जा रहा है पृथ्वी का? जी बिल्कुल। हमारी जितना भी हमारा जो पृथ्वी पर हम जीव जंतु हैं, हमारे जो शारीरिक संरचना है, जब हमारी प्रणाली कार्य करती है तो उसको एक तापमान की आवश्यकता होती है जो हमारी पृथ्वी लगातार बनाए रखती है, जिसे हम एवरेज टेम्परेचर कहते हैं। वो लगभग 15 डिग्री है हमारी पृथ्वी का। मगर ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसमें ये जो तापमान है ये बढ़ जाता है तो इसके बढ़ने को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस आपने सुना होगा, ये बहुत अहम जो है भूमिका निभाते हैं जी। मैडम जैसे हम प्लास्टिक को नष्ट करते हैं जी, हमने एक वाक्य सुना था कि जो पहली बार प्लास्टिक पृथ्वी पर बना था वो अभी तक पृथ्वी पर मौजूद है, तो उस प्लास्टिक को नष्ट कैसे किया जा सकता है? क्या इसको जलाते हैं, और अगर जलाते हैं तो क्या नुकसान होता है? जैसे बाकी चीज़ें होती है, अगर हम उनको गाड़ दें तो वो वापस बायोडाइवर्सिटी में चला जाता है, वापस मिट्टी में मिल जाता है। जैसे किसी के शव को यदि हम ज़मीन में गाड़ देते हैं तो वो वापस मिट्टी में चला जाता है। प्लास्टिक को हम ख़त्म क्यों नहीं कर पाते? प्लास्टिक की जो बात करें बायोडिग्रेडेबल, ये इसका जो टाइम पीरियड है, स्पैन जैसे हम कहते हैं, वो काफ़ी बड़ा है। मतलब प्लास्टिक 300 से 400 वर्ष तक यहाँ पर बना रह सकता है जी। तो इतने समय में जब हम बहुत सारा प्लास्टिक इकट्ठा कर लेंगे यदि पृथ्वी पर जी, तो उसका ब्रेकडाउन होने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो यहाँ पर बना रहेगा। तो फिलहाल हम जो तरीके अपना रहे हैं, हम 3 तरीके से प्लास्टिक का जो है वो मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हम इंसिनरेशन कहते हैं, जैसे उसको जला दिया जाता है। दूसरा लैंडफिल्स हैं हमारे, तो वो गड्ढे करके पृथ्वी में उसको मतलब रख दिया जाता है। बट इन दोनों तरीके से ही यदि हम इसको इस दृष्टि ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से देखें तो अगर ये लैंडफिल में भी हैं तो जब ये सूरज की जो हीट होती है उसके जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो ये गैसेस रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं और तो ये कॉन्स्टेंटली रिलीज़ होता है लैंडफिल से। तो फिर दूसरा जो हमने बात करी इंसिनरेशन की, तो जनरली प्लास्टिक को जब जलाया जाता है तो इससे तो बहुत ज़्यादा ही मतलब ग्रीन हाउस गैसेस तो उत्सर्जित होती ही होती हैं, मगर इससे जो पॉइजनस जो सब्सटेंस निकलते हैं, धुआं निकलता है, उसके इनहेलेशन से हमें भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है जी। हम सर प्लास्टिक प्रबंधन के ऊपर बातचीत कर रहे थे। आपने बताया कि प्लास्टिक को हम पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से हटा नहीं सकते, लेकिन उसका प्रबंधन करना हमें सीखना पड़ेगा। हमने भोपाल मॉडल के बारे में बहुत कुछ सुना है, कई जगह से इसको पुरस्कार भी मिले, कई दूसरे देशों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो मैं भोपाल मॉडल के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, भोपाल मॉडल बेसिकली 2006-07 में शुरू हुआ था और इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव जो था कि जो प्लास्टिक कचरा निकल रहा है, जो अमानक स्तर का प्लास्टिक है, जिनको हम मल्टी लेयर प्लास्टिक बोलते हैं, या 80 माइक्रोन या अब जो 120 माइक्रोन का प्लास्टिक बैन किया गया है, ये सारा उस कैटेगरी में आता है। तो 2008 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर 20 माइक्रोन का प्लास्टिक बैन किया गया था जी। तो उससे पहले व्यवस्था ये थी कि जो भी प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, चाहे वो कैरी बैग्स हो हमारे, चाहे मोटा प्लास्टिक हो, लगभग 18 टाइप के प्लास्टिक जो होते हैं, इन सारे प्लास्टिक को हमारे कचरा बीनने वाले जो रैक पिकर्स होते हैं जी, वो इस कचरे के ढेरों में से इस प्लास्टिक को निकालते थे और निकाल के कबाड़ी वाले को बेचते थे या उनको रिसाइकलर तक पहुँचा देते थे। तो ये जो भी प्लास्टिक हमारे डोमेस्टिक वेस्ट में आता था वो सारा कलेक्ट होकर प्रॉपरली उसको रिसाइकल करके यूज़ कर लिया जाता था। लेकिन जैसे ही माननीय कोर्ट ने निर्देश दिए तो मध्य प्रदेश में जितनी भी अमानक स्तर के पॉलीथीन बनाने की जो इकाइयाँ थीं उनको बंद कर दिया गया और बंद करने के बाद स्थिति ये आई कि हर जगह यही प्लास्टिक दिख रहा था, क्योंकि कचरा बीनने वालों ने इस प्लास्टिक को कलेक्ट करना बंद कर दिया था, कबाड़ी वालों ने, रिसाइकलरों ने इसको खरीदना बंद कर दिया था।
तो भोपाल में उस समय पे एक हैवी रेनफॉल हुआ और निचली बस्तियां जलमग्न हो गई। साथ ही इस प्लास्टिक को अनजाने में ही जलाने से इसमें से फ्यूरॉन और डाइऑक्सिन नामक जहरीली गैसेस रिलीज हुई और इसको अगर डंपिंग साइटों पर डाला गया तो बड़े बड़े पहाड़ बन गए। तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर एक ट्रायल रन किया कि यदि इस प्लास्टिक को हम हाई टेम्परेचर बर्न करें तो इसका क्या रिजल्ट्स आएगा। और हम लोगों ने इसको एसएससी कैमोर के अंदर एक ट्रायल रन किया और इस प्लास्टिक को 1200 डिग्री टेम्परेचर पर बर्न किया। तो जैसे ही इसको 1200 डिग्री टेम्परेचर पर बर्न किया तो इसमें जो फ्यूरॉन और डाइऑक्सिन है वो जीरो हो गए और इसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू जो थी वो कोयले से 3 टाइम ज़्यादा निकली। तो हमारे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को कोयले का एक विकल्प मिला और हम लोगों ने इस प्लास्टिक को कलेक्ट करके सीमेंट इंडस्ट्रीज में एज ए फ्यूल यूज करना शुरू किया। यही भोपाल मॉडल था और इस मॉडल के माध्यम से आज पूरे देश में लगभग 8.5 लाख कचरा बीनने वालों को रोजगार मिल रहा है। और जो भी ऐसा प्लास्टिक था जिसको हम रिसाइकल नहीं कर पा रहे थे या जिसको हम स्टोरेज नहीं कर पा रहे थे, उस प्लास्टिक का साइंटिफिक डिस्पोजल हुआ और इससे किसी भी तरह का एनवायरमेंट नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। और इसी मॉडल को भारत सरकार ने अपनी विभिन्न नीतियों के अंदर समावेश किया और आज देश ही नहीं विदेशों के अंदर इस परियोजना को जो है अनुसरण करके वहाँ पर रिप्लिकेट किया जा रहा है। साथ ही हम लोगों ने 2010 में मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर इस प्लास्टिक को रोड कंस्ट्रक्शन में करना शुरू किया। आज लगभग मध्य प्रदेश के अंदर 18,000 किलोमीटर प्लास्टिक से रोड बनाई जा चुकी है, जो कि बिटुमेन से इस रोड की जो कहा जाए जो अवधि होती है लगभग 3 टाइम ज़्यादा होती है और मतलब एक सामान्य रोड से 3 गुना बेहतर होती है। और साथ ही इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी लगभग 12% कम आती है। तो इस प्लास्टिक का इस्तेमाल होना यहाँ शुरू हुआ। हम ऐसे पूरे अमानक प्लास्टिक को कलेक्ट करके हमारे जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी हैं या जो प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर हैं, हर ब्लॉक के अंदर हमारे सेंटर्स हैं, वहाँ पर इस प्लास्टिक को हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको फिर सेग्रीगेट करते हैं, उसके बाद क्लीन करके उसको हम लोग फिर शेडिंग करके 2.4 साइज़ के चिप्स बनाते हैं और इन चिप्स को हम लोग रोड कंस्ट्रक्शंस के मिक्सिंग प्लांट के अंदर डाल के 12% बिटुमेन को कम करके वहाँ इसको ऐड करते हैं। इसका यूज़ हो रहा है। इस तरह से भारत में एक ऐसा प्रयास किया गया है कि जो अमानक स्तर का प्लास्टिक था जिससे कि पूरा विश्व आज जूझ रहा है, उस प्लास्टिक का एक साइंटिफिक डिस्पोजल का मैकेनिज्म डेवलप हुआ और आज ये देश ही नहीं विदेशों के अंदर भोपाल मॉडल के नाम से इस पूरी परियोजना को जो है संचालित किया जाए। और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश की राजधानी से एक ऐसे मॉडल का जन्म हुआ जो पूरे देश में आज इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि एशिया का 2019 में एशिया का बेस्ट प्रोजेक्ट इसको अवार्ड मिला। साथ ही वाशिंगटन के वर्ल्ड बैंक के अंदर इस पूरे परियोजना का जो है प्रस्तुतिकरण किया गया और लगभग 122 कंट्री के लोगों ने इस पूरे भोपाल मॉडल को देखा और लगभग 13 से 14 कंट्री ने इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करते हुए अपने यहाँ से रिप्लिकेट किया। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तो प्लास्टिक प्रबंधन का बहुत अच्छा तरीका भोपाल मॉडल के तरीके से हमें समझ में आया। ये प्लास्टिक, हम जो पानी पीते हैं वो प्लास्टिक की बोतल में, हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो प्लास्टिक की बोतल में, हम जिस चम्मच से खाना खाते हैं वो चम्मच प्लास्टिक का। तो ये प्लास्टिक को खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करने से हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंच सकता है नुकसान। अभी बहुत ही रीसेंट जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें अब ह्यूमन ब्लड में ये प्लास्टिक की मात्राएं पाई जाने लगी हैं। हालांकि अभी इस पर वो काफ़ी और इस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, मगर उन्होंने पाया कि 3 प्रकार के प्लास्टिक के जो हम माइक्रो पार्टिकल्स कहते हैं वो हमारे ब्लड में पाए गए हैं, ह्यूमन ब्लड में। एक वो पीईटी प्लास्टिक होता है जो कि ये बॉटल्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, जूस जिसमें आते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आते हैं। दूसरा पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक था, ये प्लास्टिक जो है पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं वो रिवर्ट होकर के हमारे शरीर के अंदर अब उसके ट्रेसेस देखे जाने लगे हैं जी। तो नुकसानदायक तो है। अभी जो कुछ रीसेंट केसेस मिले हैं वर्ल्ड में, उसमें पाया गया है कि जब माइक्रोप्लास्टिक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी जो खाने की नली है उसके अंदर जब पहुंच जाता है या हमारे जो सांस लेने की नली तक जब ये पहुंचते हैं तो ये उसको रप्चर कर देते हैं, छोटे छोटे छेद कर देते हैं। तो यानी एक तरीके से इंजरी पहुंचाते हैं इसको जी। तो डेफिनेटली यदि हम किसी भी तरीके से इनका यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ये नुकसान तो हमारे शरीर को पहुंचा रहे हैं जी। मैं सर से जानना चाहता हूँ, सर फिर इसका विकल्प क्या है?
देखिए मैम ने जो बताया अभी कि जो माइक्रो प्लास्टिक ने जो इशू क्रिएट किया है जी, आज उसी का नतीजा है कि भारत सरकार ने 2008 में, 2011 में, 2016 में और पुनः 2022 के अंदर नई प्लास्टिक प्रबंधन नीति लेकर आई। जी, जी। और आपने देखा होगा 1 जुलाई से 19 तरह के वन यूज़ प्लास्टिक को पूरे देश के अंदर बैन किया गया। इससे पहले और 38 टाइप के प्लास्टिक बैन करने की बात थी। तो 120 माइक्रोन की पॉलीथीन ऑलरेडी पहले से बैन थी और बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के बने मटेरियल जिनको बैन किया गया। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, 120 माइक्रोन बता रहे हैं, ये क्या होता है बेसिकली? एक्चुअली जो भी प्लास्टिक कैरी बैग बनाए जाते हैं जी, जब इनको 2 या 3 बार रिसाइकल किया जाता है जी, तो रिसाइकलिंग प्रोसेस को बेहतर करने के लिए इसके अंदर कुछ केमिकल ऐड किए जाते हैं जिससे कि इसको बेहतर तरीके से रिसाइकल करके इसके ग्रेनुल बनाए जाएं। तो ग्रेनुल बनाने की जो प्रोसेस होती है इसके अंदर केमिकल का यूज़ होता है और फिर इस ग्रेनुल से जो है हमारे कैरी बैग बनते हैं जो कि 20 माइक्रोन से बनते थे, फिर 70 माइक्रोन के और 120 माइक्रोन तक का जो होता है मोटाई होती है बेसिकली माइक्रोन जो होता है। जो भी कैरियर बैग आप देखते होंगे बाजारों के अंदर लाल पीले नीले, ये बेसिकली 70 से 80 माइक्रोन या 50 माइक्रोन से नीचे के होते हैं जो कि अमानक की छड़ी के अंदर आते हैं। ठीक है, 120 माइक्रोन से ऊपर का होगा तो उसके अंदर हम जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो फर्स्ट ग्रेड का प्लास्टिक यूज़ करते हैं। इसलिए वो वाला प्लास्टिक इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है क्योंकि वो HDP प्लास्टिक से बनता है। तो वो प्लास्टिक 120 माइक्रोन से ज़्यादा का होता है। तो ये माइक्रोन का जो सिस्टम है वो कैरी बैग में लिया गया है ताकि इन माइक्रोन के प्लास्टिक को बैन करके हम जो भी इंजरी हो रही है हमारी बॉडी में या जो 32 टाइप के कैंसर इस प्लास्टिक से हो रहा है, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक बहुत तेज़ी के साथ ह्यूमन बॉडी के अंदर आ रहा है। जो हम पानी की बोतलें यूज़ करते हैं या हम जो नारियल का पानी पीते हैं या जूस पीते हैं जो उसके अंदर हम लोग स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, इसमें जो माइक्रो प्लास्टिक हमें दिखता नहीं है उस पानी के ज़रिए, उस ड्रिंक के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि हर साल एक मानव शरीर के अंदर लगभग 1.5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है अगर इसको आप 1000 साल ज़मीन में भी दबा के रखें तो ये समाप्त नहीं होता है। फिर ये बॉडी के अंदर जाएगा तो किस तरह के नुकसान पहुंचाएगा। तो जो नए नए अध्ययन होकर आए हैं उसमें देखा गया है कि महिलाओं के अंदर जो प्रजनन की दर है वो कमी हुई है, पुरुषों के अंदर पुरुषार्थ की कमी आई है और इससे अनेकों प्रकार के बीमारियां इससे निकल कर आएंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 19 टाइप के वन यूज़ प्लास्टिक को बैन किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल मीट के अंदर इस बात को कहा है कि 2025 तक पूरे भारत को वन यूज़ प्लास्टिक से मुक्त करेंगे। तो उसी अभियान को 1 जुलाई से प्रारंभ किया गया है और 19 टाइप के जो प्लास्टिक बैन किए गए हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि इनका विकल्प क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है क्योंकि प्लास्टिक हमें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और बहुत ही कम पैसा उसमें हमें खर्च करना पड़ता है। लेकिन जब इसके हम विकल्प की बात करते हैं, यदि हम पॉलीथीन के बैग की जगह कपड़ों के थैलों की बात करें या हम कागज़ के थैलों की बात करें तो उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही जो भी हम क्रॉकरी यूज़ करते हैं जो कि हमारे त्यौहार पर या हमारे कार्यक्रमों के अंदर जो वन यूज़ क्रॉकरी यूज़ की जाती है इससे भी नुकसान होते हैं, ये भी हमारी बैन कैटेगरी के अंदर आ गया है। तो इसके स्थान पर हम लोगों ने पत्तल धोने का उपयोग करना शुरू किया है। साथ ही भोपाल और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में हम लोगों ने बर्तन बैंक स्थापित किए हैं कि आप जाइए वहाँ से अपने कार्यक्रम के लिए बर्तन लाइए। तो इस बर्तन बैंक में हम लोग स्टील के और कांच के बर्तन वहाँ पर रखते हैं और उनको बहुत ही हाइजीनिक तरीके से हम लोग ट्रीट करके उन बर्तनों को देते हैं। इससे हमारे जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनको रोजगार मिलता है, साथ ही जो वन यूज़ प्लास्टिक का उपयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस टाइप के छोटे छोटे विकल्प हम लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक की थी उसको हम लोगों ने भोपाल में जो एक बर्रू घास होती है, जो बर्रू कट भोपाली का एक शब्द आपने सुना होगा, तो उस बर्रू घास को कट करके हम लोगों ने उसकी पाइप्स को जो है कटिंग करके और उसको ड्राई करके उसका हम लोगों ने नेचुरल स्ट्रॉ बनाया है। अरे वाह। तो ये नेचुरल स्ट्रॉ जो है काफ़ी फेमस हो रहा है। इसके अलावा बम्बू के बहुत सारे आइटम हैं क्योंकि बम्बू मिशन पूरे देश के अंदर चल रहा है तो हर जगह बांस की उपलब्धता जो है हमें मिल जाती है। तो उससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, उससे कटोरी बना रहे हैं, गिलास बना रहे हैं। इसके अलावा मिट्टी के उत्पादों को हम लोगों ने बनाना शुरू किया है। बैतूल हमारा एक बड़ा बेल्ट है जहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और हमारे 3 प्रकल्प हैं जिनके माध्यम से हम मिट्टी की बोतलों को बना रहे हैं। इस मिट्टी की बोतल की वजह से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और हम लोगों को प्लास्टिक की बोतल से जो है निजात मिल रहा है। तो इस तरह से नए नए प्रयोग करके, इसके अलावा जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है जो कि आपका शुगर कैन से बनाया जा रहा है, जो हमारे सोयाबीन के जो प्रोडक्ट जो वेस्ट बचते हैं उससे बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो
खाद के हमारे वेस्टेज बनते हैं, उससे ग्रेनुल बना के उससे कैरी बैग बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी लागत जो है बहुत ज़्यादा है और अभी वो वायबल नहीं है जी। तो उसकी कॉस्ट कम करने के लिए शासन को हम लोगों ने अनुशंसा की है और उस पर रिव्यू करके शासन कुछ सब्सिडी दे के या इस टाइप के प्रोग्राम चला के इन विकल्पों को आगे प्रमोट करेगी। निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा अवसर भारत के लिए है कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विकल्प पूरे विश्व देश को विश्व के सामने हम रख सकते हैं। साथ ही हम रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन इस क्षेत्र के अंदर कर सकते हैं। तो हमारी संस्कृति के अंदर बहुत सारे विदाउट प्लास्टिक हमारे उत्पाद हैं जिनको हमें देखना है, क्योंकि हमें वापस हमारी संस्कृति की तरफ आना पड़ेगा। और भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हर चीज़ का विकल्प है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो निश्चित तौर पे हमारी संस्कृति ने हमको पत्तल दोने दिए हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे फॉरेस्ट के अंदर उत्पाद हैं या हमारा जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, इसको हम प्रॉपरली प्रोसेस करें तो निश्चित तौर पे वन यूज़ प्लास्टिक या सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विकल्प हमारे सामने आ जाएगा। जी मैडम, हमने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बातचीत करी थी, हमने प्लास्टिक के इतने सारे विकल्पों के बारे में सुना। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है कि जब जैसे जो सूर्य है उसकी जब किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं जी। तो ये पृथ्वी पर जो किरणें पड़ती हैं इसमें से 90% वापस जाती हैं जी। अब जब ये वापस जाती हैं तो हमारी पृथ्वी की सतह के इधर पर जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें कुछ गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, फिर कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी होते हैं। बट यदि हम इसको पॉजिटिव तरीके से बातचीत करें तो जो मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड है तो इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो हीट वेव्स यहाँ से पृथ्वी से वापस गई हैं ये उन्हें पकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, तो जिससे हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो 15 डिग्री के करीब बना रहता है, जिसे हम वार्म टेम्परेचर कहते हैं, जिससे हमारे जितनी भी जीवन को चलाने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, वो हमारी सही तरीके से चल पाती हैं। तो ये जो पृथ्वी का तापमान मेंटेन करना है इस हीट वेव्स को ट्रैप करके, उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कुछ गैसेस हैं जो इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उनमें से एक बेहद अहम जो गैस है जो इसमें भूमिका निभाती है, मगर इसके साथ साथ जो है मीथेन है, इथिलीन है, CFCs आपने सुने होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो अब होता यह है कि जब ये गैसेस निकल कर के एटमॉस्फेयर में जाकर के सेटल होते हैं तो ये ज़्यादा हीट की रेडिएशंस को ट्रैप करने लग जाते हैं। तो अब जितना ज़्यादा ट्रैप करेंगे उतने ज़्यादा पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ता जाएगा। तो मैडम फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को कम कैसे करें, इन गैसेस को कम कैसे करें? ये देखिए, एक तो पर्यावरण के लिए जैसे हमने भी फ़िलहाल चर्चा करी ही, प्लास्टिक का कम यूज़ करने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। फिर एविएशन इंडस्ट्रीज़ जिसे हम कहते हैं, मतलब हवाई जहाज़ वगैरह जो उड़ाए जाते हैं, CFCs कम रिलीज़ हों तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है पेड़ों को लगाना, वृक्षारोपण सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वृक्ष ही वो जड़ हैं, वो पॉइंट हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही आसानी से अपने अंदर लेकर के हमारे लिए जो है खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन कन्वर्ट करके देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से तो है वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है। जी सर, मैं कम शब्दों में आपसे आखिरी में जानना चाहूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, कम शब्दों में? देखिए, आपके इस प्रतिष्ठित मंच के माध्यम से मेरा आम जनता को और विशेषकर यहाँ के युवाओं को अनुरोध है कि जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी माननीय प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है, इसके बड़े ही दूरगामी परिणाम निकल के आ रहे हैं और निश्चित तौर पे इससे हमारा जो पर कैपिटा मेडिकल एक्सपेंडिचर था वो भी कम हुआ है और हमारे शहर और गांव साफ़ हुए हैं। तो मेहरबानी करके आप अपने कचरे को गीला और सूखा अलग अलग दें, जिससे कि जो कार्बन निकलता है या जो मीथेन निकलता है उसको रोका जा सके। साथ ही प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है आप उसको अगर यूज़ करना कम कर देंगे तो हमारे डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर प्लास्टिक की मात्रा कम हो जाएगी। तो अगर धरती माँ के तापमान को आपको कम करना है तो धरती के लिए, धरती माँ के लिए इतना उपकार करें कि प्लास्टिक का उपयोग करना धीरे धीरे बंद करें और गीला और सूखा कचरा अलग देकर
कचरे की जो समस्या है, कचरे का जो प्रबंधन है, इसमें शासन को सहयोग करें, क्योंकि शासन आपके सहयोग के बगैर अपनी परियोजनाओं को मूलभूत रूप नहीं दे पाएगा। कृपया करके शासकीय योजनाओं को और विशेषकर स्वच्छ भारत मिशन को अपना सहयोग प्रदान करके सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करके धरती माँ का तापमान भी कम करिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अहम अभियान को सफल बनाइए। बिल्कुल, धन्यवाद। आप दोनों ने हमारे सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही विस्तार से दिया। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक वाक्य सुनने को मिलता है अक्सर कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। कहीं ना कहीं यह वाक्य गलत है। मानव पराक्रम की पराकाष्ठाएं भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये पृथ्वी इंसानों के पहले भी थी और इंसानों के बाद भी रहेगी, परंतु यदि हम इसी प्रकार से प्लास्टिक का उपयोग करते रहे तो ये पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। पर्यावरण के संरक्षण के लिए नहीं बल्कि मानवता के संरक्षण हेतु प्लास्टिक का बहिष्कार करना अत्यंत आवश्यक है। मैं आशा करता हूं आज का ये कार्यक्रम आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर दिव्य प्रकाश दुबे लेता हूं आप सभी से इजाज़त। होगी अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात एक नए विषय पर, नए विशेषज्ञों के साथ। होंगे रूबरू हम और हमारा पर्यावरण।